नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परीक्षा सर्कल पे। अभी तक हम लोगों ने मूल अधिकार पढ़ रहे थे, बहुत बढ़िया से पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने भाग 3 और आर्टिकल 12 को देख लिए थे। आज देखना है आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13 के बारे में, ठीक ना। इसको देखते हैं। अनुच्छेद 13 का ना मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 13, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। मूल अधिकारों से असंगत विधियां, ऐसी विधियां जो मूल अधिकार से भिन्न है, असंगत है, तो उसके बारे में क्या नियम कायदे कानून है यहाँ बताया गया है। बहुत ही अच्छे से चला जाएगा, एक एक चीज को बारीकी समझा जाएगा। जैसे अनुच्छेद 13 अभी बताएं हम कि इसको प्रहरी कहा जाता है। प्रहरी किसका? मूल अधिकारों का। प्रहरी कौन होता है? गार्ड जो होते हैं ना, सुरक्षा गार्ड, वो। तो इसलिए सुरक्षा कवच कहा जाता है। अब ये इसमें क्या है? एक है संविधान पूर्व विधियां, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। एक है संविधानोत्तर विधियां, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। संविधान पूर्व विधियों के लिए आर्टिकल 13(1) में प्रावधान किया गया है। और संविधान के बाद, संविधान पूर्व मतलब संविधान बनने के पहले जो विधि थी देश में, संविधान के बाद जो विधि बनी उसके लिए, संविधान बाद जो विधि बनने वाली थी या बनती है, उसके बारे में जो नियम कायदे कानून दिया गया है वो आर्टिकल 13(2) में दिया गया है। किसमें? आर्टिकल 13(2), अनुच्छेद, इसको हिंदी में कहेंगे अनुच्छेद 13(2) में। अब देखते हैं संविधान पूर्व विधियों के बारे में। संविधान पूर्व विधियों के बारे में समझ लेते हैं अच्छे से, क्या होता है। तो इसके अंतर्गत जैसे संविधान लागू हुआ, उसके पहले कुछ विधियां रही होगी जिससे देश चलता होगा। बहुत सारी विधि थी। तो हम लोग को जो फंडामेंटल राइट मिला ना, क्या मिला? मूल अधिकार। तो जब मूल अधिकार मिला, तो मूल अधिकार मिलने के बाद कुछ ऐसी विधियां होंगी जो मूल अधिकार मिलने के बाद वो कानून में आपको उससे सजा नहीं मिलेगी। जैसे वो अपराध की श्रेणी में ना आएगी। पहले कुछ विधि में अपराध थी पुराने विधियों में, लेकिन मूल अधिकार मिलने के बाद वो अपराध की श्रेणी में नहीं है। तो उस विधि का क्या होगा? पुराने विधि का, तो वहां पर उस विधि को शून्य घोषित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो वो सुसुप्ता अवस्था में चली जाएंगी। इसमें आच्छादन का सिद्धांत लागू होता है। कौन सा सिद्धांत? आच्छादन का सिद्धांत। ये सिद्धांत आया था भिकाजी बनाम वर्सेस एमपी राज्य, ठीक। इसमें ये सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था, भिकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य में आच्छादन का सिद्धांत। अर्थात ये क्या होता है भाई साहब? इसमें क्या होता है कि जितनी विधि, जो पुरानी विधि है संविधान लागू होने के पहले की, उसमें जितना वो मूल अधिकार का उल्लंघन करेगा वो हट जाएगा, बाकी सब लागू रहेंगे, ठीक। या तो पूरा हट जाएगा, अरे पूरा अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा है वो पुरानी विधि, तो पूरा हट जाएगा। और वो अपने अतीत के व्यवहारों के लिए आच्छादित अवस्था में, सुसुप्त अवस्था में चल जाएगा। अब ये क्या होता है? अतीत व्यवहार क्या होता है? किसी को पता है? मतलब इसका मतलब यदि 26 जनवरी 1950 के पहले कोई कांड हुआ जो उस समय अपराध की श्रेणी में था। किस श्रेणी में? अपराध की। ध्यान दीजिएगा एकदम, बिल्कुल एकदम आसानी से। 26 जनवरी 1950, इस समय हमारा संविधान लागू हो गया, ठीक। अब इसके पहले कोई भी कांड होता है जो कि अपराध था, उसको सजा मिल गई, किसी व्यक्ति को मिल गई। अब क्या हुआ कि 26 जनवरी पे वो अपराध नहीं रहेगा। मान लीजिए मेरा मूल अधिकार आया कि अभी अपराध की श्रेणी में नहीं रहेगा, तो क्या जो इसके पहले जिसको सजा मिली थी या जिसके लिए ट्रायल चल रहा था, कोर्ट में जो ट्रायल चलता है, क्या वो समाप्त हो जाएगा? नहीं। तो वही कानून के हिसाब से जो पहले कांड हुआ है उसको पुराने कानून के हिसाब से ही ट्रीट किया जाएगा। अब क्लियर है कि नहीं? एकदम आराम से। जो पुराना कानून था वो खत्म नहीं हुआ है। यदि 26 जनवरी 1950 के पहले कोई कांड किया है तो उसको पुराने कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। इसमें एक प्रेस वाला एक वाद था, जिसमें प्रेस वाले वाद में क्या होता है कि पहले वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, मूल अधिकार जब तक नहीं आया था, तो उन्होंने कुछ छाप दिया, ऐसा कुछ गलत छाप दिया जो कि उनको सजा मिल गई, कुछ पैसा वैसा देना था। तो वो 26 जनवरी 1950 को जब कानून बना, वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली, तो उन्होंने प्रेस वाले जो भाई साहब थे चले गए कोर्ट, करें हमको तो सजा नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि अब तो कानून में है नहीं ऐसा। तो कोर्ट ने वहां पर बोला कि भाई आपको इस कानून से सजा नहीं मिली है, इसके पहले वाले कानून से मिली है, अतः आपका सजा बरकरार रहेगा। अभी क्लियर? एकदम क्लियर हुआ कि नहीं?
ना समझ में आए इसको दोबारा सुन लीजिएगा, बहुत ही आसानी से भाषा में बताया हमने। अब आगे चलते थोड़ा सा, इसको देख लीजिए। अब देखते हैं संविधान उत्तर विधि के बारे में, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधान बनने के बाद वाली विधि के बारे में। ठीक, उसमें क्या होता है ना, ये दिया है आर्टिकल 13(2), अनुच्छेद 13(2) में बताया गया है संविधान बनने के बाद वाली विधि में कि ये बनते ही शून्य रहेगी। यदि हाँ बनते ही शून्य रहेगी, कौन सी विधि? जो संविधान, जो हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे, ऐसी कोई विधि बनाया गया। किसके द्वारा? कौन विधि बनाएगा? संसद बनाएगा, विधानमंडल बनाएगा ना। तो संसद या विधानमंडल ऐसी कोई विधि बनाती है जो हमारे मौलिक अधिकार को छीनती है या न्यून करती है, तो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, अवैध हो जाएगी। अच्छा, कभी कभी होता है कि कोई विधि बना, उसका पूरा भाग मूल अधिकार को उल्लंघन नहीं कर रहा है, उसका थोड़ा सा भाग कर रहा है, कोई भाग थोड़ा सा भाग कर रहा है। यदि हम उसको हटा देना तो जो विधि बनाई गई है वो अपने उद्देश्यों पर खरी उतरेगी। उसके हटाने से, मतलब उसको हटा देने से संविधान पर, मतलब उस विधि पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि कोई विधि बना दी गई, कोई विधि बना दिया गया, यदि इसका इतना भाग जो है, जो कि हमारे मौलिक अधिकार को उल्लंघन कर रहा है, हम इसको हटा दे रहे हैं, इतना हटा दिए, तो भी यह अपने उद्देश्य पे खरा है, तो कोर्ट कहेगा भैया इसको हटा के आप लागू कर दीजिए। इसे कहते हैं पृथक्कीकरण का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत या पृथक्कीकरण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवर्बिलिटी। ठीक, तो पृथक्कीकरण का सिद्धांत समझ में आया? ये 13(2) में लागू होता है, 13(2) से है। संविधान का उतना भाग, मतलब विधि का उतना भाग जो मौलिक अधिकार को उल्लंघन करे, उसे हटा दे, और हटाने पर भी वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति करे। विधि जो है अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, तो इसे कहेंगे पृथक्करणीयता का सिद्धांत या पृथक्कीकरण का सिद्धांत। बहुत ही सिंपल है। अब आगे देखते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड। तो अब देखा जाएगा संवैधानिक संशोधन की विधियां क्या है, संवैधानिक संशोधन कि किस तरह से इसमें संशोधन करने की शक्ति है कि नहीं है, क्या है, सबको अच्छे से डिटेल में पढ़ा जाएगा। इसमें कई सारे केस हैं। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, और सबसे महत्वपूर्ण केशवानंद भारती, सबको पता ही है, 1973 वाला, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको समझते हैं। अनुच्छेद 13(3) का, कौन सा अनुच्छेद? 13(3) का में बताया गया है विधि में क्या है, विधि में क्या क्या शामिल है। मतलब बहुत ही समझदारी से बनाया गया अपना संविधान, लेकिन लोग उसका नुकसान निकाल लेते हैं, वो अलग बात है। तो विधि के अंतर्गत बता दिया है कि कोई भी अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, आदेश, ऑर्डर, नियम, रूल, विनियम, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ी, प्रथा, सब शामिल है। समझ रहे हैं ना? विधि के अंतर्गत क्या शामिल है कि कोई अध्यादेश भी हो सकता है, आदेश भी हो सकता है, नियम भी हो सकता है, विनियम हो सकता है, उपनियम हो सकता है, अधिसूचना हो सकता है, रूढ़ी हो सकता है, प्रथा हो सकता है। अर्थात ऐसा कोई नियम, रूढ़ी, प्रथा, उपनियम आता है तो उसको न्यायालय क्या करता है? अनुच्छेद 13 के अकॉर्डिंग, पता है अनुच्छेद 13 के अकॉर्डिंग क्या है? वो प्रहरी है, वो जांच करेगा। इसको पूर्वानुलोकन की शक्ति कहते हैं। पूर्वालोकन मतलब पहले अवलोकन करेगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार प्राप्त है, जिसमें रीट जारी किया जाता है, और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत ये अधिकार कहाँ प्राप्त है? सुप्रीम कोर्ट को। देखिए ये यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, तो ये सब आपको हमेशा याद रहना चाहिए, रटा रटाया रहना चाहिए। जैसे 360, 368 संवैधानिक संशोधन पता रहना चाहिए। संवैधानिक संशोधन 368, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार, रीट जारी करने का अधिकार। कितने प्रकार के रीट? 5 प्रकार के। तो अनुच्छेद 32 हाई कोर्ट, अनुच्छेद 226, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बताया गया, तो पहली बार केस आया शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। इस केस में क्या किया गया कि पूछा गया, तो भाई साहब सरकार इसमें संशोधन कर सकती है कि नहीं? सरकार अर्थात संसद इसमें संशोधन कर सकती है कि नहीं, पूछ लिया गया। और किस प्रकार का? 368 के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट का तर्क था, भाई इसमें संशोधन किया जा सकता है। जब संशोधन कर देगी तो इसका महत्व कहाँ रह गया? इसमें तो कहा गया था अनुच्छेद आर्टिकल 13 में कि विधि, उपविधि, नियम, विनियम जो भी रहेगा उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। यदि कुछ भी असंगत रहा तो न्यायालय क्या करेगा? उसको शून्य घोषित कर देगा, कहा गया। तो न्यायालय ने कहा भाई ठीक है, इसको साधारण विधि द्वारा संशोधित नहीं किया जाएगा। साधारण विधि 245 के तहत आर्टिकल, इसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। लेकिन संसद चाहे तो
जो संवैधानिक संशोधन है आर्टिकल 368, संविधान मतलब संसद चाहेगा तो 368 के तहत इसमें संशोधन कर सकती है। यहां तक तो क्लियर है ना, मतलब संशोधन किया जा सकता है। अब आता है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान का मामला। वही प्रश्न आता है, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है? मतलब ये सब विधि है, फिर यहाँ पर कहता है सुप्रीम कोर्ट को वही बात, पुरानी बातों को दोहरा देता है। हाँ भाई, संशोधन किया जा सकता है आर्टिकल, लेकिन साधारण विधि से संशोधन नहीं होगा, ये आर्टिकल 368 से होगा। अभी तक क्लियर? देखिएगा, इसको पढ़ेंगे हम लोग, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब बहुत इतना आसान नहीं होता संशोधन। सरकार मेजोरिटी में है तो कर ले रही है आसानी से, लेकिन सरकार थोड़ा सा कमजोर हुई ना, तो इसमें भी जैसे घोड़े चने चबाना होता है ना, नाको चने चबाना, ऐसा स्थिति आ जाता है। तो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामला देखते हैं, इसमें भी कहा संशोधन किया जा सकता है। अब देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाले मामले में ये मामला जब आता है ना, ये मामला आता है तो इसमें क्या कहती है सरकार, न्यायालय कहता है भाई ना कैसे भी करके तुम संशोधन नहीं कर सकते। कोई ये इसमें जो नियम विधि बताया गया है कि विधि के अंतर्गत ये सब आते हैं, 368 के अंतर्गत भी वो लागू होगा, 368 में भी वही लागू होगा, और आप किसी तरह का उसमें संशोधन नहीं कर सकते, सरकार को बोल देता है। और उस समय सरकार में थी इंदिरा गांधी, आयरन लेडी कहा जाता है ना, बड़ा ही खतरनाक थी। इनको ये सब बात हजम नहीं हुआ, समझ जाइए क्या कर सोच सकती हैं। तो बहुत खतरनाक थी। उन्होंने क्या कि संशोधन किया, 24वां संविधान संशोधन। कौन सा? 24वां संविधान संशोधन। हाँ, इसके तहत जो आर्टिकल 13 है ना, पूरा 13 इसको ही हटा दिया, कहा चलो करो, ये वाला 13 आर्टिकल 13 को हटा दिया, कहा कि नहीं, इसको संविधान से बाहर निकाल दो। अब न ये रहेगा न सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, इसकी रक्षा करना। अब जब इसकी रक्षा रहेगा तब ना इसकी रक्षा किया जाएगा, हटा दिए। अरे भाई साहब, कौन थी? इंदिरा गांधी थी। अरे बड़ा खतरनाक थी उस समय, तो हटा दी। अब सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए था कुछ मसाला मिर्च कि अब अपनी इज्जत कैसे बचाएं। अब तो हटा दिए, सुप्रीम कोर्ट का इज्जत गया। उसको बचाने के लिए बढ़िया सा केस आया, केशवानंद भारती। केशवानंद साहब इसमें हार जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जीत जाती है। कौन हारता है? केशवानंद। हार जाते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस समय जीत जाती है। कहती क्या है कि भाई ठीक है, आपने संशोधन कर दिया, ही सही है, आपकी बात हम मान लिए, सरकार की बात मान लिए। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यह निकला कि आप संशोधन तो कर सकती हैं, आप सरकार संशोधन इसमें कर सकती है, लेकिन सिर्फ क्या बोलते हैं, मूलभूत ढांचा, जो उसका संविधान का मूलभूत ढांचा है, उसके अलावा यदि मूलभूत ढांचा पे कुछ भी दिक्कत होता है या उसमें कमी होती है तो हम इसे असंवैधानिक घोषित कर देंगे। देख लिए, तो यहीं से मूलभूत ढांचे का सिद्धांत आता है। ठीक ना, मूलभूत बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत जो आता है वो केशवानंद भारती से। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मूलभूत ढांचे का सिद्धांत किस केस से निकलता है, तो केशवानंद भारती से। तो मूलभूत ढांचे का सिद्धांत निकला कहां से? यहां से। और इस केस के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे, अभी इसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अभी यहां तक खाली समझने के लिए देख लेते हैं कि कहां पर, देखो सुप्रीम कोर्ट को क्या फायदा आ गया। देखे ना, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सही बता दिया और सरकार भी जीत गई, लेकिन वो एक तरह से अंदर से हार गई, जीतने के बाद भी हार गई, क्योंकि मूलभूत ढांचे का सिद्धांत आ गया। अब वो इसके आगे मतलब जो भी फैसला लेगी, यदि मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ तो उसको क्या घोषित कर दिया जाएगा? शून्य घोषित कर दिया जाएगा। समझ में आया? अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ इतना देर तक बने रहे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।